वेलकम बैक नाज़रीन। हमारा ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। रिकॉर्डिंग का जो इशू है वो बड़ा उठाया गया है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं इसका तो प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली को फायदा होना चाहिए कि वो हर चीज रिकॉर्ड हो रही है और कल को कोई किसी चीज से भाग नहीं सकता। यानी अगर मेरी कोई इन्वेस्टिगेशन होगी किसी जगह पे, मैं सोचूंगा ये रिकॉर्डिंग हो जाए ताकि कल को जो मैंने बोला है वो रिकॉर्ड पे मौजूद हो। लेकिन दूसरी तरफ उसका एक पहलू ये लिया जा रहा है कि इसको तज़हीक के लिए और बाद में पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए या किसी और को फायदा पहुंचाने के लिए, मियां साहब को डैमेज करने के लिए इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ज़हीम कादरी साहब, अगर ये श्योरिटी मौजूद हो कि इसको एक तस्वीर तो लीक हो गई जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अगर ये श्योरिटी मौजूद हो तो आपके लिए फायदामंद नहीं सर रिकॉर्डिंग? देखिए, श्योरिटी की बात आपने की, बिल्कुल अगर ये मौजूद हो तो इसका दोनों फरीकैन को जो है वो फायदा होगा और जेआईटी कहीं भी तब्दीली नहीं कर सकेगी अमल में। लेकिन अगर इसको इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि किसी की तस्दीक की जाए और फिर तस्दीक करने वाले को ये नाम बताए बगैर निकाल कर उसके इदारे में भेज दिया जाए और ये भी ना बताया जाए कि वो साहब कौन थे और किधर से आए और उनको क्या सजा तजवीज़ की गई है, तो यकीनन ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए, हम जेआईटी पे इतराज़ात कब कर रहे थे? हमने जेआईटी की कॉम्पोजिशन पे तो कोई इतराज़ नहीं किया था, हमारी रिजर्वेशन थी, लेकिन हम उनके आगे पेश होते रहे। वो क्योंकि हम ये समझते थे कि अगर TORs जो ले डाउन किए हैं बाय लॉ एंड राइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अगर उन लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर से जेआईटी बाहर जाएगी तो ये हमारा हक है कि हम सुप्रीम कोर्ट को जाकर इस पर बात करें। मैं आपको अभी सुनवाता भी हूं कि जब जेआईटी बन रही थी आपकी रिजर्वेशन क्या थी? मैं बता रहा हूं, दो तीन बातें हुई तो वो साबित होगी ना बात। दो तीन बातें हुई। अब मुझे ये बताइए कि अगर डॉक्टर साहब की बात सारी दुनिया को पता, आर्टिकल 13D ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर कि किसी से भी अगर आप जबरदस्ती बयान लेंगे तो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। ये रूल इंप्लीमेंट करता है आईओ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो कि इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर लेवल का आदमी होता है, ऑल द वे अप टू टिल जेआईटी, क्योंकि कानून है। जहां तक बात की गई लीकेज की, तो अभी कल का वाकया है इमरान साहब, सर्बमोहर इतराजात दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन फवाद चौधरी साहब और पीटीआई के लोग जो है वो पहले उसको टीवी पे लहराना शुरू कर देते हैं। ये कौन सा मजाक हो रहा है? अगर आपने सीक्रेसी रखनी है और आप पाबंद है उस सीक्रेसी के जो सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च की है, ये क्या कानून है? किसकी बात करें, कौन से रिकॉर्ड की बात करें? परसों जो खत लिखा है जेआईटी ने कि उनके जो इतराजात हैं, जिसमें लिखा गया कि तारिक शफी साहब को वजीर आजम हाउस बुलाकर जो है वो बताया। नहीं सर, एक मिनट मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं आपको क्लियर कर दूं। जब सहाफी ने आज से चंद दिन पहले वाजिद साहब से ये सवाल किया जो जेआईटी के सरबराह हैं कि जी आपको क्या तहफ्फुजात और शिकायत हैं, तो उन्होंने कहा कि हम एक बाकायदा रिटर्न दरखास्त सेपरेटली दायर करेंगे और वो दरखास्त पब्लिक होगी। ये डिसाइडेड था। लेकिन एक मिनट मुझे आप ये बताएं, पब्लिक वो पीटीआई के जरिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का समन किसने पब्लिक किया? पीटीआई के जरिए क्यों पब्लिक होती है? सर नहीं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का समन किसने पब्लिक किया? तो ऑब्वियसली जब गया तो ऑब्वियसली पब्लिक हुआ और सारी दुनिया को पता लगा, वहां से भी निकला। नईम असगर साहब हमारे साथ जुडिशल अकेडमी के बाहर मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर हाउस। नईम असगर साहब वजीर इत्तलात ने किया था। सर मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज करता हूं, वजीर इत्तलात ने किया था, वो जेआईटी ने उस पे बताया भी है। नईम असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त जेआईटी जहां पे हो रही है जुडिशल अकेडमी, उसके बाहर। नईम असगर, अंदर की तो कोई खबर नहीं, बाहर की खबर दें, क्या चल रहा है? जी बिल्कुल इमरान, अब से कुछ देर पहले 11 बजे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ यहाँ पर आ चुके हैं और उनके हमरा उस वक्त शहबाज शरीफ थे, हुसैन नवाज थे और हमजा शरीफ थे। जेआईटी के बाहर गाड़ियाँ नहीं रुकी, गाड़ियाँ अंदर गईं, अंदर वज़ीर आज़म उतरे और उन्होंने वहाँ से कैमरों को, जो बाहर कैमरे लगे हुए थे, उनको हाथ हिलाया और उसके बाद वो अंदर चले गए। इस वक्त जेआईटी के बाहर का माहौल आपको बताते चलें कि जेआईटी के दरवाजे बाहर से बंद हैं और ज़राए के मुताबिक हुसैन नवाज जो है वो नवाज शरीफ इस वक्त जेआईटी के सामने मौजूद है। इस वक्त वज़ीर आज़म के पॉलिटिकल सेक्रेटरी शेरमानी साहब बाहर मौजूद हैं और उन्होंने कुछ देर पहले हमसे गैर रस्मी बातचीत में ये बताया है कि वज़ीर आज़म अकेले अंदर गए हैं इंटरोगेशन रूम में और जेआईटी के सामने पेश हैं। बाहर इस वक्त शदीद गर्मी है, जेआईटी के बाहर सिक्योरिटी इंतजामात इंतहाई सख्त हैं और जुडिशल एकेडमी के इर्द गिर्द जो इलाका है वो पुलिस ने सुबह से कार्डन ऑफ किया हुआ है। यहाँ पर किसी गैर मुतल्लिका शख्स को आने की
नहीं एक चीज और वजीर आजम के साथ जो बाकी लोग अंदर गए हैं वो कितने हैं, कौन कौन हैं? क्योंकि जो कमरा जहां पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है वहां तो सिर्फ वजीर आजम है आपके मुताबिक, या आसिफ करमानी साहब ने जो कंफर्म किया है। दूसरे लोग अंदर जुडिशल एकेडमी में कहां मौजूद हो सकते हैं और कौन कौन है, कितने लोग? जी बिल्कुल, जरा का ये कहना है कि हुसैन नवाज और हमजा इस वक्त गाड़ी में मौजूद है। उसे जो रूम है उसके उस बिल्डिंग के बाहर जो गाड़ी जहां पे पार्क की गई है वो गाड़ी में मौजूद है, जबकि नवाज शरीफ इस वक्त कमरे में मौजूद है। बाहर उनका सिक्योरिटी स्टाफ भी मौजूद है, सिक्योरिटी का अमला भी जुडिशल एकेडमी के बाहर मौजूद है। आसिफ किरमानी और दीगर एक दो जो नून लीग के रहनुमा हैं वो यहाँ पर मौजूद है जुडिशल एकेडमी के बाहर। जुडिशल एकेडमी के बाहर जो सराउंडिंग्स हैं, इसको जो आने वाले रास्ते हैं वो चूंकि बंद हैं और कारकुनों को आने की, चूंकि प्राइम मिनिस्टर ने इजाजत नहीं दी थी, प्राइम मिनिस्टर ने मना किया था, नहीं हमारे साथ ही रहे। हमारे पास इंपॉर्टेंट खबर और है, इलेक्शन कमीशन ने अरकान पार्लियामेंट के 2016 माली गोशवारे जारी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के 1 अरब 62 करोड़ रुपए से जायद के असासे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास हैं, वो इसके मालिक हैं। वजीर आजम को बेटे हुसैन नवाज ने 23 करोड़ 45 लाख रुपए से जायद की रकम जो है वो बैरून मुल्क से भिजवाई है। वजीर आजम की बैरून मुल्क कोई जायदाद नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा इंपॉर्टेंट मौका है आज का, इस मौके पे उन्होंने जो गोशवारे हैं वो जाहिर किए हैं और वजीर आजम पाकिस्तान के पास जो दौलत है उसका बताया गया, लेकिन 23 करोड़ 45 लाख रुपए से जायद की रकम बैरून मुल्क से वजीर आजम के साहबजादे हुसैन नवाज ने भिजवाई है। हमारे साथ नुमाइंदे मौजूद हैं, कौन है जी? फहीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद है। फहीम अख्तर साहब, इसकी जो तफसीलात हैं वो शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल इमरान, इलेक्शन कमीशन ने अरकान पार्लियामेंट के साल 2016 के जो माली गोशवारे हैं वो जारी किए हैं और जो वजीर आजम नवाज शरीफ हैं उनके 1 अरब और 62 करोड़ रुपए से जायद के जो गोशवारे हैं वो सामने आए हैं, जबकि वजीर आजम नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज ने बैंकिंग चैनल से 23 करोड़ और 45 लाख रुपए से जायद की जो रकम है वो बैरून मुल्क से वजीर आजम नवाज शरीफ के पास भिजवाई। इसी तरह से वजीर आजम नवाज शरीफ ने अपने गोशवारे में बैरून मुल्क किसी जायदाद का जिक्र नहीं किया, जबकि जाती उम्रा में जो रेमंड की जायदाद है उनकी वो 40 लाख रुपए से जायद की जाहिर की है। इसी तरह से अपर माल लाहौर में जो जायदाद है वजीर आजम की वो 25 करोड़ रुपए जाहिर की है, जबकि वजीर आजम ने अपने जो घर हैं उनमें 70 लाख रुपए का फर्नीचर और 50 लाख रुपए के जानवर और परिंदे। जाती उम्रा कितने का जी? जाती उम्रा जो है 40 लाख रुपए की मालियत जो है वजीर आजम ने जाहिर की है। इसी तरह से वजीर आजम 40 लाख रुपए की वजीर आजम ने अपनी एहलिया कलसूम नवाज के जेवरात है। कितना तीसरा हिस्सा तो हो गई? नहीं और बहुत चौथा होगा, पांचवा होगा सर। उनकी वालदा पांचवा होगा सर, उनकी वालदा है, छठा होगा सर। यार इमरान साहब ये एक्चुअल ना करें सर, ये एक्चुअल प्राइस नहीं होती। ये जो प्राइस इस पे वो खरीदे जाते हैं वो रकम होती है और ये प्राइस सिर्फ उनकी अकेले की नहीं है मालकियत, उसमें उनकी वालदा है, उनके भाई हैं, अब्बास शरीफ है। 1 मिनट, फवाद चौधरी साहब मीडिया से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन, उनकी बात सुन ले फिर वापस आते हैं। इसकी फौज जफरे मौज वजीर आजम साहब के साथ है। इदारों के सरबराहान जिनकी तरक्कियां और तनज़लियां, ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स तमाम वजीर आजम के पास है, वो वजीर आजम के सामने बैठ के उनसे सवालात करेंगे। ये जमहूरियत का हुस्न है, माशाल्लाह करेंगे। ये जमहूरियत का हुस्न है माशाल्लाह। और बताया जा रहा है, हर बात के ऊपर कह रहे हैं हम सिविलियन सुप्रीमेसी को गजंद नहीं पहुंचाएंगे। कहा यह जा रहा है, तासुर यह दिया जा रहा है कि गोया वजीर आजम के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है ये पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की साजिश है। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट कौन है? पाकिस्तान की फौज या फिर अदलिया। मैं पूछना चाहता हूं कि ICIJ क्या पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज, पाकिस्तान की फौज इतनी ताकतवर है कि ICIJ भी पाकिस्तान की फौज मैनूवर करती है? बस पाकिस्तान की फौज और एजेंसीज इतनी ताकतवर हैं कि उनको पुलित्जर अवार्ड भी मिलता है।
हनीफ अब्बासी साहब भी इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, रावलपिंडी से। हनीफ अब्बासी को सुनिए, वो अब मीडिया को क्या बता रहे हैं। अगर आपने तकरीर लिखनी है तो करें मियां नवाज शरीफ का एहतसाब, उसकी पूरी फैमिली का एहतसाब करें। आप ये कैसा एहतसाब है? ये अजियत पहुंचाने वाली बात है मियां नवाज शरीफ को। लेकिन मियां नवाज शरीफ के नर्व्स बड़े स्ट्रांग हैं, वो बड़े नर्व स्ट्रांग का मालिक है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी सूरत भी वो इनके आगे झुकेगा। थैंक यू सो मच। जी, ये आप सुन रहे थे हनीफ अब्बासी साहब को एक्सप्रेस न्यूज से, वो खुसूसी बात कर रहे थे। जुडिशल एकेडमी के बाहर की अजियत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के नर्व्स खासे मजबूत हैं और वो सामना करेंगे। इस वक्त रिकॉर्डिंग के हवाले से हमने एक सवाल उठाया था, यास्मीन राशिद साहबा। रिकॉर्डिंग तो फायदा देगी, नुकसान देगी, इन फ्यूचर क्या होगा अगर जेआईटी की जिस तरह रिकॉर्डिंग बाहर आती रही हैं, इस जेआईटी की भी अगर बाहर आती है, हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट के अंडर है, तो फिर तो इस पे सवालिया निशान बनेंगे इसके ऊपर। देखिए जी, इंपॉर्टेंट ये चीज है कि रिकॉर्डिंग जरूर होनी चाहिए। अगर रिकॉर्डिंग ना हो तो फिर अगर जो एक स्टेटमेंट दी जाती है एंड व्हेन यू गिव अनदर स्टेटमेंट आफ्टर सम टाइम इफ देयर इज अ डिफरेंस इन इट, डिस्क्रिपेंसी आती है, तो आप उसके बारे में फिर बात पूछ सकते हैं। अगर ये रिकॉर्डिंग ना की जाती पार्लियामेंट के अंदर, जो नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की थी वो रिकॉर्ड ना होती पार्लियामेंट के अंदर, तो ये सवाल फिर उनसे वहां कोर्ट में ना पूछा जाता कि भाई आपने वहां कोर्ट के पार्लियामेंट के अंदर कोई और बात की, जिसको उन्होंने फिर कहा कि ये तो जी एक सियासी तकरीर थी और वहां आके आपने, आपके जो वकील पेश कर रहे हैं वो एक डिफरेंट स्टोरी पेश कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीडिंग्स हो रही हैं और इन प्रोसीडिंग्स की रिकॉर्ड कौन कह रहा है कि आप इसको पब्लिक करें, लेकिन इट मस्ट बी केप्ट ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि अगर आप रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो फिर आपके पास कल अगर आप कोई बात जब आप लिखते हैं, उस लिखत के अंदर कई दफा फर्क आ जाता है, जो बात बोली जाती है और लिखने में दे माइट बी वो जबर जेर से भी डिफरेंस आ जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट चीज है कि रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, आप सपोर्ट करती हैं रिकॉर्डिंग को। आमिर इजाज राणा साहब, ये तो सब बात कर रहे हैं कि शरीफ खानदान के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, और दबाव जो है वो मौजूद है भी। जब इस लेवल पे इन्वेस्टिगेशन हो रही हो कि 3 नस्लों का हिसाब किताब चल रहा हो, तो फिर दबाव होता भी है। सर, अफसरान पर कितना दबाव होगा कि आज वो जिस शख्सियत को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं या जिससे सवाल जवाब कर रहे हैं, उसके पास ये इख्तियार है कि वो उनके लिए भला या बुरा कर सकता है, ये ताकत रखता है वो आदमी, तो उनके ऊपर अफसरान पे इसका कितना इफेक्ट हो सकता है? बिल्कुल, अभी ये फवाद चौधरी ने यही पॉइंट उठाया था। और भला बुरा इसमें मिक्स लोग हैं, जहां पे शायद एक के अलावा बाकी सब की तरक्कियां या तनज़लियां दूसरों के इख्तियार में मौजूद हैं, अपने इदारों के सिस्टम में। प्राइम मिनिस्टर के अंडर सिर्फ जेआईटी के जो सरबराह हैं वही आएंगे। और जहां तक बाकी बात है कि प्रेशर हर तरह का उन पे भी मौजूद है, पेश होने वालों पे भी मौजूद है, और ये एक मुनफरिद किस्म का केस है जो पाकिस्तान में तारीख बना रहा है और आइंदा चल के बहुत सारी मिसालें देगा ये केस। और बहुत अच्छा है जब वजीर आजम खुद ऑफर करते हैं कि जेआईटी बने और उसके अंदर वो जा रहे हैं। तो ऑफिसर्स ने जब ग्रिल किया है लोगों को, तो प्राइम मिनिस्टर भी इस बात के लिए तैयार होकर गए हैं कि उनके साथ भी सख्त सवालात होंगे, उनको जवाबात देने हैं। उन्होंने अपनी जायदाद के बारे में, अपनी फैमिली के जायदाद के बारे में जवाब देने हैं। और अफसरान, जाहिर है नफसियाती तौर पे हर इंसान जब कोई पेश होता है या जो पूछ रहा होता है कि अच्छा मैं किससे पूछ रहा हूँ, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये हर तरह की चीजें होती हैं, लेकिन यही काम इदारों का होता है कि वो अपना अपना काम करें। जी आमिर इजाज राणा साहब मुकम्मल करें प्लीज। मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? जी, आपकी आवाज मुझे, मैं ये कह रहा हूं कि जब इस तरह आ रही है, मुझे नहीं आ रही, मुझे आ रही है। जो पेश होने जा रहे हैं उन सब के ऊपर एक दबाव होता है, और जो सवाल कर रहे हैं वो एक फैसला करके आए हैं ना, अदरवाइज वो इनकार कर देते कि हम नहीं आएंगे। उनसे कहा गया कि आप जानिबदार हैं, आप गैर जानिबदार नहीं रहे, तो वो लोग बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो नर्व्स के वो भी मजबूत हैं और अपना काम करेंगे। लिहाजा हम सबको नताइज का इंतजार करना चाहिए। जो कंट्रोवर्सी है वो भी सामने मौजूद है कि क्या गलतियां हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं। उन सब का फैसला जब ये जेआईटी अपनी रिपोर्ट लेके जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये कोर्ट नहीं है, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, वो डिसीजन कर सकती है उस पर प्राइम मिनिस्टर की अहलियत का, ना अहलियत का, या फिर उनको वो एहतसाब अदालत में भेज सकते हैं कि जी ये ट्रायल कोर्ट नहीं है। यहां पे कुछ चीजें ऐसी सामने आई हैं कि हमें इनको नीचे भेजना चाहिए, जैसे कि सीनियर जज ने अपने फैसले में भी लिखा है कि ये हम तय करेंगे। जब उन्होंने फैसला लिखा तो एक पॉइंट ये भी लिखा हुआ है कि हम इसे अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में भी भेज सकते हैं कि वहीं से शुरू किया जाए, लेकिन ये सब कुछ बेंच फैसला करेगा, सुप्रीम कोर्ट का कोई और सुप्रीम कोर्ट इसको जेआईटी की रिपोर्ट के बाद फैसला करेगा। जावेद चौधरी साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हम मिस कर रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब
जाती तौर पे वो कैसे हैं, इसमें आपका भी खासा तजर्बा, आपने उनके इंटरव्यूज किए हैं और सहाफी भी उनके इंटरव्यूज करते रहे, मुझे भी मौका मिलता रहा। मियां साहब इंटरव्यू देने से जरा थोड़ा सा कतराते हैं। ये जो एपिसोड है इंटरव्यू देना या सवालात के जवाब देना, इसमें मियां साहब इसको ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करते और इसके अंदर ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। और आपने देखा होगा इंटरव्यू देते हुए मियां साहब के आसपास कुछ लोग मौजूद रहते हैं जिनसे वो मुशावरत भी करते रहते हैं। अब ये कितना कड़ा मौका हो सकता है मियां साहब के लिए कि 6 लोग बैठे हैं सवाल करने वाले और आज फर्स्ट टाइम वो खुद अकेले बैठे हैं, वहां जवाब मियां साहब को देने हैं। जाहिर जवाब तो उनको देने पड़ेंगे, वो जाहिर एक तफ्तीशी टीम के सामने बैठे हुए हैं। JIT है पाकिस्तान की एम्पावर्ड, मोस्ट एम्पावर्ड JIT है, जिसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खड़ी है, जिसको इंटरनेशनली भी इस वक्त तस्लीम किया जा चुका है। और जब वो लोग सवाल करेंगे तो मियां नवाज शरीफ साहब को सवाल तो के जवाब तो देने पड़ेंगे। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि इस केस को आप थोड़ा सा अगर आप इस पर गौर करें तो आपको बड़ा ये आसान सा केस नजर आएगा कि फ्लैट्स हैं, यानी एक जुर्म हुआ है। अब उसका एविडेंस तलाश किया जा रहा है। पहले ये पनामा जो लीक्स थी वो इस एविडेंस वो भी प्रोवाइड नहीं कर पा रही। वो ये कहती है कि 2006 से फ्लैट्स हैं और ये कंपनीज चेंज हुई हैं, उनकी मलकियत तब्दील हुई है और उसके मुताबिक ये फ्लैट्स जो है वो हुसैन नवाज साहब के पास चले गए। उसके बाद जब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस चला तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 जजेस 4 महीने सबूत तलाश करते रहे। वो इमरान खान साहब से कहते रहे, वो जमात इस्लामी से कहते रहे कि आप कुछ सबूत ले आएं, लेकिन वो जो सबूत पेश किए गए जमात इस्लामी की तरफ से और साथ ही इमरान खान साहब की तरफ से और शेख रशीद साहब की तरफ से, उनमें कोई ऐसा सबूत नहीं था जिसकी बेस पे शरीफ फैमिली को या मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता। लिहाजा 5 जजेस इस नतीजे पर पहुंचे कि पाकिस्तान के तहकीकाती इदारों को तहकीक करनी चाहिए। लिहाजा JIT बना दी गई जिसमें सारे इदारे शामिल कर दिए गए स्वाय IB के, और उनको ये जिम्मेदारी दे दी गई कि अब आपने वो सबूत तलाश करना है जिसकी बुनियाद पर हम मियां नवाज शरीफ को फारग कर सकें इक़्तिदार से। JIT को 60 दिन दिए गए कि आपने 60 दिनों के अंदर अंदर ये सबूत दरियाफ्त करने हैं। JIT ने तकरीबन 1 महीना और 1 हफ्ता ऊपर गुजर चुका है। JIT कोशिश कर रही है, अभी तक वो सबूत तलाश नहीं कर पा रही। JIT की कोशिश पूरी कोशिश है कि उसको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मिल जाए या कोई एक ऐसा वादा माफ गवाह मिल जाए जिसकी बुनियाद पर यह डिक्लेयर किया जा सके कि यह फ्लैट्स वाकई इसकी मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी और उसके लिए शरीफ फैमिली ने यहाँ से करप्शन की और हुंडी के जरिए पैसे वहां पे भिजवाए और उसके बाद ये फ्लैट्स खरीदे गए। 10.5 अभी तक इस सारी जो एक्सरसाइज है उसमें कोई सबूत सामने नहीं आ सका। ये सब सारा का सारा जो इशू है ये सिर्फ सबूत दरियाफ्त करने की कोशिश है। अब JIT की कोशिश है कि कोई गलती कर दे शरीफ फैमिली, उसमें मियां शहबाज शरीफ के साहब के मुंह से गलत कोई फिगर निकल जाए, मियां नवाज शरीफ के मुंह से निकल जाए, कैप्टन सफदर साहब जिनकी शादी उस वक्त तक हो चुकी थी, वो शरीफ फैमिली का हिस्सा बन चुके थे 1993 में, उनके मुंह से कोई चीज निकल जाए। तो ये सारी चीजें जो है इनकी पूरी कोशिश जो है वो यही है कि एक सबूत दरियाफ्त कर लिया जाए जिसकी बेस पे शरीफ फैमिली को मुजरिम डिक्लेयर किया जा सके। सरदस वो नहीं मिल रहा और मेरा ख्याल ये है कि JIT उसको तलाश नहीं कर सकेगी क्योंकि कानूनी लिहाज से हमारे पास पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा कानून नहीं है जिसकी बुनियाद पे हम इस सारे केस को वाइंड अप कर सके। तो मेरा ख्याल है JIT अल्टीमेटली इसी नतीजे पर पहुंचेगी कि हम कुछ सबूत दरियाफ्त नहीं कर सके और कोर्ट अब कोई और नया रास्ता तलाश करे। ठीक है, और इससे फायदा शरीफ खानदान को होगा और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुमकिन तौर पे बाद इज्जत बरी हो जाएंगे, दोबारा मुस्लिम लीग कानूनी लिहाज से कानूनी लिहाज से शरीफ खानदान को फायदा होगा, इखलाकी लिहाज से शरीफ खानदान को नुकसान होगा। लेट्स सी, अगर कानूनी लिहाज से बच जाएंगे तो बाकी चीजें तो सर मैनेज हो ही जाती हैं। वक्त के साथ साथ एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक इससे इत्तेफाक करती हैं डॉक्टर साहब कि ऐसे ही बच जाएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, ये एक पिक्चर हमारे सामने रखी जावेद चौधरी साहब ने कि मुमकिन नहीं है कि JIT कोई ऐसा लिंक दरियाफ्त कर ले, कोई ऐसा एक सबूत या कागज ढूंढ ले जिससे वो साबित कर सके कि 2006 से पहले ये फ्लैट्स शरीफ खानदान की मलकियत थे। इस बिना पे टेक्निकल बुनियादों पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बाइज्जत बरी हो जाएंगे
और फिर डैमेज कंट्रोल तो हो ही जाता है। आप एग्री करेंगी? मेरा ख्याल है बाइज्जत आप पता नहीं किस चीज को कह रहे हैं। अभी तो माशाल्लाह जो हालात हमारे हुए हैं, न सिर्फ हम नेशनली बदनाम हो चुके हैं, मतलब नेशनली आपके प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ अगर इफ यू आर फेसिंग JIT, इसका मतलब है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो होती हैं वहां आप फेस कर रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है, इंटरनेशनली कोई कम बेइज्जती हो रही है, हर तरफ बेइज्जती हो रही है, उसके बावजूद अगर आप इसको बाइज्जत समझे तो ये तो आपकी अपनी सोच की बात है। मकसद ये है कि इस वक्त जो हालात बने हैं, बात तो मिसिंग लिंक की है। इस बात पे तो जावेद चौधरी साहब ने नहीं कहा ना कि मिसिंग लिंक ढूंढ रहे हैं, उनकी मलकियत कब थी, मिसिंग लिंक प्रोवाइड करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये तो नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली ऑफ शरीफ्स। मेरा ख्याल है आप अपनी उस पर बात कर लीजिएगा, प्लीज लेट मी कंप्लीट व्हाट आई एम सेइंग। मकसद ये है कि ये तो उनका काम है कि वो प्रूफ दें, क्योंकि JIT मांग रही है उनसे प्रूफ, और अगर इनके पास ये प्रूफ होता तो ये शायद पहले ही दे देते। इस वक्त जो ना सिर्फ नेशनली इंटरनेशनली बदनामी बेइज्जती अपनी जगह, लेकिन इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जावेद चौधरी साहब ने जो बात कही वो ये कही कि जी ये इसके अंदर कयाम पजीर जो हैं ये तो 1993 से है, उसके बारे में तो कोई शक नहीं है ना। और लोगों ने जाके उनके फ्लैट में मुलाकात भी की है उनसे, और मिले भी हैं, और उनकी फैमिली के अपने बयान हैं जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी मेरे बच्चे। मादर चाहता हूँ डॉक्टर साहब, आपकी बात 100% दुरुस्त है। मैं खुद ये कह रहा हूँ कि 1993 से फ्लैट्स इनके पास हैं, लेकिन उसके बारे में वो सबूत ये पेश कर रहे हैं कि कतरी फैमिली की मलकियत है, उन्होंने 2006 में हमें शिफ्ट कर दिए, उसके डॉक्यूमेंट्स वो दे रहे हैं। इनका मौकफ ये है कि इससे पहले भी हमारे बच्चे यहाँ पे रहते रहे हैं, लेकिन ये हमारी मलकियत नहीं थे, ये बेसिकली कतरी फैमिली की मलकियत थे। और कतरी फैमिली ने 2006 में एक पुरानी कोई एक डील थी जो 1976 या 78 में हुई थी, उसके वो एक सेल डीड के ऊपर आके मामला रुक रहा है। मुझे चाहते हैं एक सेकंड, मैं सवाल पूछ लेता हूं, आप जवाब दे दीजिए। मसला ये है कि कोर्ट्स के 2 जजेस और PTI जो इसमें मुद्दई है वो, और उसके बाद JIT के अरकान इसको तस्लीम नहीं कर रहे। ये कहते हैं कि नहीं जी ये 1993 से है और ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। अब इसके लिए कोर्ट ये कह रही है कि हमारे पास सबूत होना चाहिए कि हम मियां नवाज शरीफ को फारग कर सकते हैं अगर हमारे पास सबूत हो कोई। वो सबूत नहीं मिल रहा, ना इमरान खान साहब प्रोवाइड कर सके हैं, ना आज तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुआ है, ना JIT अभी तक वो डिस्कवर कर पा रही है। इसमें एक कानून बता देता हूं, मैं जावेद चौधरी साहब से एक नुकता छोड़ता पूछ लूं कि चौधरी साहब अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग सिर्फ साबित हो जाती है, जिसको अभी थोड़ी देर पहले आपने फरमाया कि मनी लॉन्ड्रिंग एक अलग मामला है, उनको फ्लैटों के साथ नहीं जोड़ सकते, अगर मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो जाती है और ये साबित नहीं होता या ये सेल डीड नहीं दी जाती है उसकी खरीदो फरोख्त, किस केस में साबित होगी मनी लॉन्ड्रिंग? बताएं। इसहाकदार साहब वाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग साबित होगी, सवाल ये साहब वाले मामले में नहीं। अब वो एक बिल्कुल सेपरेट केस है, वो एक टोटल सेपरेट केस है। अगर उस केस में एक लफ्ज भी किसी जगह शामिल होता कि हमने ये पैसे ट्रांसफर किए लंदन में और वहां से हमने फ्लैट्स खरीदे, तो ये साबित हो जाता, फिर ये फैमिली घर जा चुकी होती है, मियां नवाज शरीफ फारग हो गए होते, पाकिस्तान में गवर्नमेंट में ही आया होता। ये तो पूछा जा रहा है कानूनी तौर पे केस खत्म हो गया। उसकी बात है 5 दफा। अच्छा एक मिनट आप जरा बात करने जी फरमाइए। ये है कि देखिए नहीं रहा, देखिए नंबर 1 बर्डन ऑफ ओनर्स ऑफ प्रूफ क्या होता है कानून के मुताबिक, कि जो आदमी जो कहे वो साबित करे। जब हमने ये कह दिया कि हमारे फ्लैट्स हैं तो फिर ये हमने साबित कर रहा था कि हमने कहां से लिए। बिल्कुल ठीक। हमने जब वो मनी ट्रेल कोर्ट में दे दी कि ये फलाना ट्रेल है, तो फिर उसको गलत किसने साबित करना है? वो PTI ने साबित करना है, वो कोर्ट ने साबित कर रहा है। मैंने PTI तो निकल गई, शिफ्ट हो गया, बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो गया। सवाल आपसे सवाल से नहीं होगा अगर आप इजाजत दें, प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आप इजाजत दें, आखिरी जुमला सवाल आप आखिरी जुमला, हाँ जी, उसके बाद सवाल कर लीजिएगा। देखिए यहाँ कहा गया कि बहुत बेइज्जती हो रही है हमारी, हम यू हो गए। महातीर मोहम्मद जैसा ऑनरेबल आदमी जो जिसको पूरी दुनिया आज भी पूजती है, वो भी 2 बार JIT के साथ फरूकी साहब ने भी ज्वाइन किया है, उस पर वो इल्जाम खत्म हो गया तो वो आज भी दुनिया को। अच्छा मुझे एक मिनट सर आप बोलने से तो बात बिल्कुल, हमें वफाकी वज़रा इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं, उनको बात करने दें जी। वफाकी वज़रा अच्छा जुडिशल एकेडमी के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं ये। अच्छा मेरे कान में ये बता रहे हैं कि वफाकी वज़रा
इकट्ठे होकर आए हैं और जुडिशल एकेडमी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अंदर जाना चाह रहे थे, उनको अंदर नहीं जाने दिया। उनके अंदर इसाक डार साहब आपको नजर आ रहे हैं, साथ आपको ख्वाजा आसिफ साहब नजर आ रहे हैं। ये अभी थोड़ी देर पहले की फुटेज है, लाइव फुटेज ये नहीं है। ये वफाकी वज़रा जुडिशल एकेडमी के अंदर जाना चाह रहे थे और इनको अंदर नहीं जाने दिया। सुनने की कोशिश करते हैं क्या कह रहे हैं। देखो देखो कौन है एक मिनट दोस्त एक मिनट यार ये बैनर नीचे करो, बैनर सुप्रीम कोर्ट पे तो पढ़ाई करी थी ना। हल्की फुल्की धक्कम पेल जो है वो इस्लामाबाद में हो रही है और पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है कारकुनों को और पुलिस धकेल रही है कारकुनों को। दूसरी तरफ कारकुन जो है वो धक्का लगा रहे हैं दूसरी तरफ और एक धक्कम पेल का मुजाहरा हो रहा है इस्लामाबाद में। ये उस वक्त हो रहा है जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने सख्ती से मना किया था, वाज़ेह हदायत दी थी कि वहां कोई शरारत नहीं होगी। पॉलिटिकल कारकुन जो हैं वो क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब से प्यार करते हैं, इसके बावजूद, उनके मना करने के बावजूद वो वहां पहुंच गए हैं, हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, कुछ बीच में से कुछ नारे लगा रहे हैं और वहां पे एक समा बन गया है, सियासी समा। अभी ख्वाजा आसिफ साहब और इसाक डार साहब जब तशरीफ लाई, उस वक्त के मनाजिर हैं। उन्होंने कोशिश की कि वो जुडिशल एकेडमी की तरफ जाए लेकिन उनको रोक दिया गया और फिर उसके बाद कारकुनों में और पुलिस में धक्कम कुछ बता रहा है कारकुन अपने कायद की मोहब्बत में और पाकिस्तान के अंदर अपने कायद में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत में और पाकिस्तान में आइन और कानून की मजबूती के लिए ये लाठियां तो गया, हम हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह अजीज हमारे कायद आज शुरू होंगे। वो कह रहे हैं कि इनके ऊपर बहुत लाठीचार्ज हुआ है। देखो कौन वकास अहमद हमारे नुमाइंदे वहां पे मौजूद हैं इस वक्त। वकास अहमद, कारकुन शिकायत कर रहे हैं कि उनके ऊपर बड़ा लाठीचार्ज हुआ है। वो कह रहे हैं लाठियां तो क्या, हम तो और भी तशद्दुद सहने के लिए तैयार हैं। क्या टॉर्चर किया है वहां कानून नाफिज करने वाले इदारों ने PMLN के जो कारकुन पहुंचे उन पर? बिल्कुल, पनामा केस में जेआईटी के सामने वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ यहाँ पर पहुंचे तो काफी वज़रा के साथ जो मुस्लिम लीग नून के कारकुन थे उनकी बड़ी तादाद भी यहाँ पर जेआईटी के जो जुडिशल एकेडमी थी वहाँ पर पहुंची थी। लेकिन कितनी तादाद थी इनकी भाई? यहाँ पर तैनात थी, इस वजह से यहाँ पर वफाकी वज़रा समेत जितने भी मुस्लिम लीग नून के कारकुन थे उन्हें आगे जाने से रोक दिया गया। इसी वजह से यहाँ पर धक्कम पेल की जो मुनाज़िर भी देखने में आए और इसी दौरान पुलिस की जानिब से जब उनको रोका जाने लगा तो उनकी जानिब से जो है वो जब इसकी मुज़ाहमत की गई तो पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज भी किया गया। लेकिन जो यहाँ पर वफाकी वज़रा जो यहाँ पर आए थे, इसाक डार यहाँ पर आए थे, इसके बाद जो है वो ख्वाजा आसिफ यहाँ पर आए थे, यहाँ पर आए थे, वज़ीर मुनीसर आबिद शेर अली यहाँ पर आए थे, इसी तरह जो दीगर वज़रा भी यहाँ पर आए थे, वो इस वक्त यहाँ पे वापस जा चुके हैं। लेकिन कारकुनों की बड़ी तादाद इस पर यहाँ पर मौजूद है। कितने कारकुन है भाई? मैंने पहले भी पूछा, कारकुन कितने हैं? बड़ी तादाद कितनी है कारकुनों की, कितने हैं? देखिए, जिस तरह मुस्लिम लीग नून की जानिब से और वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जानिब से कल अपने कारकुनों को यहाँ पर आने से रोक दिया जाता है, लेकिन जुड़वा शहर और रावलपिंडी इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो यहाँ की जो लोकल इंतजामिया है और जो यहाँ के मुकामी जो कारकुन थे जो इस्लामाबाद के हद तक अगर बात की जाए तो जो इस्लामाबाद के मुस्लिम लीग नून के कारकुन थे, जो जुड़वा शहर और रावलपिंडी कारकुन थे, उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर इस वक्त आई। भाई बड़ी तादाद कितनी है? मुझे 200-250 बंदों से ज्यादा नजर नहीं आ रहे टीवी के ऊपर, आप कह रहे हैं बहुत बड़ी तादाद। मुझे बता दें तादाद कितनी है, आप रिपोर्ट कर रहे हैं प्लीज। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब आज तशरीफ अभी बात कर रहे हैं तारिक फजल चौधरी साहब मीडिया से, उनकी बात सुनते हैं। बगैर प्रोटोकॉल के वो एक प्राइवेट गाड़ी में जेआईटी में गए हैं। जेआईटी ने उन्हें ये बात लिखी थी कि आप आएँ और अपने चंद दस्तावेजात भी साथ लेके आएँ और उन्होंने बिल्कुल उसी तरह आज यहाँ पे तशरीफ लेके आए हैं। प्राइम मिनिस्टर के मना करने के बावजूद यहाँ पे आज मुस्लिम लीग नून के कारकुनान, जैसा कि आपने देखा है कि न सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद से बल्कि हमारे जो दीगर अजला हैं वहाँ से भी
तशरीफ लाए हैं। ये अपने कायद के साथ उनकी एक वालियाना मोहब्बत है। गो के पार्टी की ये पॉलिसी थी कि हम अपने कारकुनों को ये हिदायत कर रहे थे कि आप यहाँ पे ना आएँ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जिस तरह प्राइवेटली JIT के सामने आए हैं वो नहीं चाह रहे थे कि वो कोई शाहाना अंदाज से प्रोटोकॉल के साथ या बहुत बड़ी तादाद में कोई वर्कर लेके वहाँ पे जाएं। और आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद इंतजामिया ने बड़े खातिर खा बंदोबस्त किया है। यहाँ पे कोई फालतू लोग JIT के पास कारकुनान बिल्कुल नहीं जा रहे। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये बात जरूर कहूँगा कि जिस तरह आज प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे तशरीफ ला के कानून और आइन की बालादस्ती की मिसाल कायम की है, हमारे चंद मुखालिफिन ये समझते हैं, ये मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बात कह रहा हूँ, वो ये समझते हैं कि शायद प्राइम मिनिस्टर की यहाँ आज आना, JIT के सामने उनका पेश होना, ये शायद उनकी कोशिशों या उनकी किसी कोई कानूनी चाराजोई की वजह से है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जिस दिन पानामा लीक्स के बाद प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा था कि कमीशन बना दिया जाए JIT तहकीकात के लिए, वो खत प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला करके लिखा था कि किसी जगह पे भी किसी जी तारक फजल जोई साहब बात कर रहे थे। गरीदा फरूकी साहब, ये अभी सिचुएशन आप देख रही हैं, कारकुन थोड़े बहुत पहुंचे हैं वहां पे, बहुत बड़ी तादाद नहीं है। वो गालिबन रिपोर्टर शायद थोड़ा दूर थे या वो किसी सही जगह से देख नहीं पा रहे थे। कैमरा ने हमें दिखाया कि, और वुज़रा भी वहां पे पहुंचे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में स्पेशली, क्योंकि आपने बहुत दफा कोशिश की सवाल पूछने की, मियां साहब सवालात का जवाब देते हुए जरा थोड़ा सा कतराते हैं। वो कोशिश करते हैं कि ज्यादा फेस ना करना पड़े और सवालात के जवाब मुझे ना देने पड़े। इंटरव्यू देते हैं तो 2 4 5 लोग साथ होते हैं। ये कैसा टफ होगा मियां साहब के लिए? आज 6 लोग सवाल करने वाले हैं, आज अकेले जवाब देने वाले। टफ तो होगा डेफिनेटली, क्योंकि जो उनके सबॉर्डिनेट इदारे हैं, उनके जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, वो उनसे तफ्तीश करेंगे, तहकीक करेंगे। अब देखने की बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब से कितने घंटे की तफ्तीश होती है। पहले तो खबरें आती थी ना कि हुसैन नवाज साहब को 5 घंटे इंतजार करवाया गया, तारिक शफी साहब को, जावेद कियानी साहब को, हसन नवाज साहब को इतने घंटे इंतजार किया गया। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ क्या मामलात हैं, क्या वो इंतजार की कैफियत में हैं या वो इस वक्त बराह रास्त सवालात के जवाब दे रहे हैं? ये भी जब वो बाहर आएंगे तो उसके बाद खबरें भी बाहर आएंगी। टफ होगा डेफिनेटली वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ। वो जो आपने सवाल किया है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब मीडिया के सवाल देने से गुरेज करते हैं, तो ये तकरीबन तमाम सियासतदानों के साथ है कि हर सियासतदान, चाहे वो हुक्मरान है चाहे वो हुक्मरान नहीं है, वो या तो मीडिया के सवालात के जवाब देने से गुरेज करता है या वो चाहता है कि सवालात उसकी अपनी मर्जी के हों और जवाब भी फिर उसकी कम लोग ऐसे हैं जो आपको जवाब दे देते हैं। बिल्कुल, चाहे ये नवाज शरीफ साहब हों, चाहे इमरान खान साहब हों, चाहे सदर जरदारी साहब में टॉलरेंस है कि वो हार्ड किस्म के सवालात बर्दाश्त कर लेते हैं। जरदारी साहब तो इंटरव्यू देने के लिए भी क्या कुछ करना पड़ता है, उनका लेने के लिए भी क्या कुछ करना पड़ता है, यू नो बेटर देन मी। एक चौधरी बरादरान के साथ आप जब तक खाना ना खा ले वो इंटरव्यू नहीं देते आपको। बिल्कुल सही। और लेकिन इन सब की निस्बत जरदारी साहब में थोड़ी सी टॉलरेंस है। हम ब्रेक आ गए, ब्रेक का वक्त आ गया, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हेडलाइंस होगी, अब जारी रखते हैं सिलसिले को, हमारे साथ ही रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब वो यास्मीन राशिद साहिबा कह रही हैं कि जी मुझे मौका दिया जाए बात करने का। जी फरमाइए। देखिए जी, सबसे आज तो इनका दिन है। नहीं बात असल में ये है कि ये जो अभी आपने तमाशा देखा JIT के बाहर, मुझे ये समझ नहीं आई कि सुबह सवेरे अगर आपने तस्वीर जो शाया की उसके अंदर इसाक डार भी मौजूद थे, ख्वाजा आसिफ साहब भी मौजूद थे, जो बातचीत करनी होगी वहां सुबह बातचीत हो गई होगी आने से पहले। अब इस वक्त वो जो ड्रामा किया गया है, दिस इज व्हाट वी कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट, कि ये हर तरीके से कोशिश करते हैं। तो आप कह रहे हैं एंट्री डालने का क्या मतलब बनती है, आप ये पूछना चाहते हैं? मुझे आप बताइए ना, क्या उनको बुलाया गया था कि आपने यहाँ तशरीफ लानी है, और अगर वो वहां आए तो किस वजह से आए, और व्हाई वाज अ डिस्टर्बेंस क्रिएटेड? वजीर-ए-आज़म साहब तो चले गए अंदर, तहकीकात अंदर हो रही हैं, कोई बाहर किसी को कुछ नहीं पता चल रहा। मकसद ये है कि इस तरह के हालात क्रिएट करना बाय इटसेल्फ, जो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि दे ट्राई टू कीप ऑन प्रेशराइजिंग। अभी आपने इसाक डार साहब ने कल इसी JIT के ऊपर अपना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो किया, और वो भी कहा नेशनल असेंबली के अंदर। अगर आप देखें ना, उन्होंने वहां कल स्टेटमेंट दी कि ये इनके हमें शक व शुबहात है इनकी बातों पे। ये कल उन्होंने, लेकिन वो इमरान खान और जहांगीर तरीन साहब भी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो 10-12 बड़े-बड़े टीयर के इंसाफ के लोग तो साथ होते हैं ना। देखिए जी, सुबह अगर आते तो फिर वो सुबह साथ आते ना, इस वक्त आने की कोई तुक नहीं बनती, बिकॉज इट इज जस्ट टू क्रिएट अ डिस्टर्बेंस। और पर्टिकुलरली इसाक डार साहब, उनको तो पहली कॉन्फिडेंस नहीं था, तो उनका तो इधर आना, इट एक्चुअली शोज दैट ही केम देयर जस्ट टू कम एंड क्रिएट
प्रॉब्लम एंड नहीं, वो देखे ना उनके लीडर अंदर हैं, नहीं, उनका दिल जो है वो कहता है कि हम उनके पास जाएं, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? मुझे बिल्कुल कोई इतराज नहीं है, सारे आके लीडर वहां खड़े नहीं, आप ले लीजिएगा जवाब। आपने सवाल ही नहीं पूछा, जवाब इस बात का लेने पहले मुकम्मल हो जाए। असल में बात ये है कि अगर आप इनका तौर तरीका देखें, दैट एक्चुअली शोज व्हाट दे ट्राई टू डू ऑल द टाइम। मकसद ये है नहीं, पीटीआई ही बताएगी। शुक्र करें अगर ये पीटीआई ना होती तो आज नवाज शरीफ साहब जो है वो कोर्ट में ना खड़े होते और जेआईटी के सामने नहीं खड़े होते। ख्वाजा आसिफ साहब जो थे उन्होंने तो कहा था सबसे अच्छा ज़हीम कादरी साहब कर सकते हैं। वो तो ज़हीम कादरी साहब, क्यों ये लोग अभी सुबह मियां साहब के साथ ही थे, दोबारा क्यों ऐसी जरूरत पड़ी कि इस वक्त वहां एक चक्कर लगाया? देखिए, एक तो मैं वाज़ेह तौर पे कहूं कि कारकुनों को वहां पे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन आउट ऑफ लव, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, एक मोहब्बत का इजहार होता है। लोग नहीं रुक सकते जब उनका कायद जो है वो कहीं अवेलेबल हो, लोग सड़कों पे खड़े हो जाते हैं मियां नवाज शरीफ को देखने। आप अभी गुजारे किसी भी शहर की सड़क से मियां नवाज शरीफ को, दे विल जस्ट सी हिम और वेव करके उनका दिल खुश हो जाता है। ये कारकुन की एक जो है वो इजहार मोहब्बत का तरीका है। जहां तक ताल्लुक है बाकी दो लोगों का, तो ऑब्वियसली अंदर शहबाज साहब भी मौजूद हैं, और अगर वो वहां पे गए हैं तो उसका यह मकसद कतन नहीं है, क्योंकि देखें अगर हमने उन पर रिएक्ट करना होता या उनको हमने कैटेगरी, जेआईटी ने तो खुद अपने आप को मुतनाज़ा कर लिया अपनी हरकतों और करतूतों से। अगर वो लीकेज ना करते चीजों की, अगर वो ये ना कहते, और कल तो उसमें उन्होंने तस्दीक की मोहर सब्त कर दी ये लिख के कि हमें इल्म हुआ है जराए से कि तारिक शफी को बुला के वहां पे ब्रीफ किया गया। यार, इज दिस द वे टू रिएक्ट एज अ जेआईटी? तो द आंसर इज नो। आपने सवाल जेआईटी के बारे में कह रहे हैं, उन सवालों के आप लोग जेआईटी के बारे में कह रहे हैं कि कसाई की दुकान है, जेम्स बॉन्ड की फिल्म है। अगर वो जेआईटी उन पैरामीटर से जो लीगल टीओआरस ड्रॉ डाउन किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उन पैराए से बाहर जाएगी, तो फिर यकीनन वो बायस्ड एटीट्यूड के साथ यही हरकतें कर रही है। वो आप पिटीशन लेकर गए हैं ना, वो आप पिटीशन लेकर गए हैं, ये कहना तो हमने तो सुप्रीम कोर्ट पहले दिन से पिटीशन डाली शुरू कर दी बीबी कि ये जो जेआईटी है इस पे ये हमारी रिजर्वेशन है, फलाना शख्स क्या करता है, किस आपने एक रिजेक्टेड जेआईटी में अपना वज़ीर आज़म भी पेश कर दिया सर, कैटेगोरिकली बताया ना पहले दिन। एक ऐसी जेआईटी में, एक मिनट, एक ऐसी जेआईटी में जो कसाई की दुकान है, एक ऐसी जेआईटी में जहां 00 जेम्स बॉन्ड की जो है वो सनसनी फैली हुई है, आपने वज़ीर आज़म भी भेज दिया? बिल्कुल भेज दिया, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट के अपना सबसे कीमती भाई, हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे पाबंद है ना, तो ये हुक्म हम बड़े सीरियस कैटेगोरिकली लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, और हमने आज हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर जो है वो वहां पे बैठा जवाब दे रहा है। ठीक है, हाँ, और महातीर मोहम्मद ने भी जवाब दिए थे, वो भी आदमी था। इस पे एनालिसिस करते हैं। अब मेरे ख्याल में जो जेआईटी कर रही है या वो जो कह रही है, इनकी शिकायत अपनी जगह पे, लेकिन जो जेआईटी ने इल्जामात लगाए हैं वो भी बड़े संगीन नौयत के हैं। ये पॉलिटिसाइज करने में और कंट्रोवर्शियल बनाने में इस सारे मामले को, और जेआईटी को मुतनाज़ करने में किस हद तक कामयाब हुए आपके ख्याल? काफी हद तक कामयाब हो गए हैं, बल्कि बड़ी हद तक कामयाब हो गए हैं। अब गिनती के चंद एक दिन रह गए हैं, मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2-3 हफ्ते रह गए हैं आगे। 7 जुलाई उसका आखिरी है, 1.5 हफ्ता रह गया बस, 7 जुलाई को उसके 60 दिन मुकम्मल हो जाएंगे। अब जेआईटी पे इतने सवालिया निशान उठ गए हैं कि कोई भी ऐसा फैसला आता है जो कि शरीफ फैमिली या नून लीग के खिलाफ जाता है, किसी भी सूरत में जेआईटी की कोई भी ऐसी रिपोर्ट में कोई भी ऐसी बात आ जाती है, तो ये शरीफ फैमिली नून लीग तो कहेगी कि जी हमने पहले दिन से जेआईटी पर एतराजात उठाए थे। लेकिन इसके साथ इमरान, ये हम सब के सामने है कि जेआईटी जिस तरह से, ज़हीम साहब की ये बात बिल्कुल ठीक है कि जहां जहां अपने पैरामीटर से बाहर निकल रही है वो भी गैर कानूनी है। कहां निकली है ये आप निशानदेही फरमा दें। फोटो लीक का सबसे बड़ा मामला। अच्छा, इससे नुकसान क्या हुआ फोटो लीक से? इससे नुकसान देखें, जब आप एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, उस इन्वेस्टिगेशन की कुछ SOPs होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स उनकी नहीं हो सकती उन इन्वेस्टिगेशन कानून में लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है, कानून में ये लिखा हुआ है कि वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, गैर कानूनी गैर आईनी काम सुप्रीम कोर्ट इस तरह की जेआईटी के नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग को सुप्रीम कोर्ट में ये तहफ्फुज़ात का इजहार किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको घास नहीं डाली आपकी बात को। सुप्रीम कोर्ट को इसका जवाब देना चाहिए था, कैटेगोरिकली देना चाहिए था। अब आप ये देखें, आईनी समझ रहा है, आप गैर आईनी कह रही हैं।
गैर कानूनी कह रही है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये आईनी है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये सवाल किया शरीफ फैमिली से, गैर आईनी काम शरीफ फैमिली के वकील से, अटॉर्नी जनरल से सिर्फ ये सवाल किया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप बताएं कि इस वीडियो रिकॉर्डिंग से आपको नुकसान क्या हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को रिमार्क्स या रूलिंग देनी चाहिए थी कि ये वीडियो रिकॉर्डिंग गैर आईनी है, गैर कानूनी है। इसको फिलहाल चले गैर आईनी अगर आप ना जाए, गैर कानूनी है इस मामले पे। दूसरी बात आप ये देखें कि फोटो लीक, ठीक है, मैं उस पैराए में नहीं जा रही कि जो वो बैठे किस तरह से तजलील हुई कि नहीं हुई, या वो उसमें कुछ काबिल एतराज बात नहीं थी। द पॉइंट इज कि लीक क्यों हुई। इस तरह से लीक होना शुरू हो जाए तो फिर तो आप ओपन कर देना। जीआईटी को ओपन ना करने का मकसद ये था। एक सेकंड, मेन सवाल फोटो लीक का एक मामला था जिसकी वजह से जीआईटी का एक स्पेशल सेगमेंट जो है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ है, और इसके अलावा कुछ एतराजात जो बाकी हैं वो सारे मुद्दइयों की तरफ से हैं। हम पे दबाव डाला जा रहा है, हमसे सख्त सवाल किए जा रहे हैं, हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, हमें इंतजार कराते हैं, ये वो सारी चीजें हैं। ये जीआईटी की तरफ से भी जो जीआईटी में एतराजात हैं मुद्दई के। एक सवाल का जवाब ये जीआईटी की तरफ से भी है। सबसे सवाल है, जीआईटी ये लिखती है कि टेक्निकली हमने ये बात पता की है, टेक्निकली ये लफ्ज टेक्निकल का इस्तेमाल किया, ठीक है कि तारिक शफी साहब को सुप्रीम वजीर आजम हाउस बुलाकर ब्रीफिंग दी गई है। अब मुझे बता दें कि इसमें ये कि क्या तरीकाकार है, यानी कि टेपिंग हो रही है, यानी कि जो है वो गैर कानूनी तरीके से आप घेरा डाल रहे लोगों को, और इनको किस तरह तारिक शफी को वजीर आजम हाउस बुलाया गया। ज़हीन साहब, ये पॉइंट आपका हेडलाइन आ गई, हेडलाइन वापस हेडलाइन के बाद